हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ऐसे तो हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बुक से पढ़ते हैं, बट पढ़ भी लेते हैं, समझ भी आ जाता है, लेकिन हम लोग बाद में भूल जाते हैं ड्राइंग क्या था, एसेट्स क्या थी। बट ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है ना, अगर आपने एक ही वीडियो, सिर्फ यही वीडियो देखनी है, स्टोरी की मदद से समझाने वाली हूँ, कुछ भी ऐसा बोरिंगनेस नहीं आएगी पढ़कर। बस एक ही वीडियो से समझ लेना है, स्टोरी की मदद से आपको सब कुछ याद रहेगा बिल्कुल एंड तक। तो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले ये एक पर्सन है सोनू, जिसका नाम है सोनू, और ये उसका बिजनेस है, तो मैंने नाम लिखा है सोनू का बिजनेस। राइट। उसके बाद आता है सोनू कौन है, यहाँ पे मालिक है, जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, और ये उसका सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। जैसे सोनू ने बहुत सारा सामान खरीदा, बेचा, सर्विस ली, दी, ये सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस से रिलेटेड, उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकाउंट पे। अकाउंट क्या होता है, जो हम लोग अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा था, बहुत सारी चीजें समझी थी, तरह तरह के अकाउंट्स बनाए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं। थर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जैसे सोनू यहाँ पे मालिक है, मालिक ने जब अपने जेब से पैसा निकाल के, देख रहे हो यहाँ से पैसा चल के यहाँ जा रहा है, जब इसकी जेब से पैसा निकल के बिजनेस में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा एरो दिखाया, जब यहाँ से पैसे चल के इसके बिजनेस में चले गए तो कैपिटल है। लेकिन अगर बिजनेस से पैसे निकल के सोनू के पास चले गए उसके पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो कोई भी एसेट हो सकती है, या फिर कोई गुड्स हो सकते हैं, या कोई भी पैसा हो सकता है, जो भी बिजनेस से निकल के इसके पर्सनल यूज के लिए उसके पास चली जाएगी तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग है। दोबारा समझो, सोनू के पैसे निकल के उसके बिजनेस में चले गए, कैपिटल है। बिजनेस से पैसा या एसेट या फिर कोई भी गुड्स निकल के उसकी पास चले गए तो वो ड्राइंग होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आता है लाइबिलिटीज क्या होती हैं। लाइबिलिटी मतलब कर्जे से आपको याद रखना है कि जब भी सोनू यहाँ पे या कोई भी मालिक जब बिजनेस करता है, तो मैं स्टोरी की मदद से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको जैसे ही सोनू और सोनू का बिजनेस याद आएगा, सारी टर्म याद आ जाएंगी अपने आप ही। तो जो सोनू है, तो वो अगर अपने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से, आउटसाइडर्स या किसी से भी पैसा उधार लेता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बहुत सारे तरह तरह की जो कर्जा होता है जो उसको एक ना एक टाइम बाद चुकाना है, तो वो लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो मैंने NCL लिखा है, NCL नॉन करंट लाइबिलिटी। नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। अभी ये सिर्फ समरी की फॉर्म में और बिल्कुल स्टोरी की मदद से समझाया जा रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिखा है। तो करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो साल के अंदर अंदर चुकानी होती है, 12 महीने के अंदर अंदर चुकाने को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर 12 महीने के बाद चुकानी है, एक साल के बाद चुकानी होती है, उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। आप सोचेंगे कि 12 महीने के अंदर कौन कौन सा पैसा हम चुका सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो करंट लाइबिलिटी होती है, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। आपने कम समय के लिए लोन लिया, ये थोड़ी ना आपने लोन ले लिया है 1 लाख का, आप बोले कि नहीं मैं तो उसको जो है 10 साल बाद चुकाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट जो है वो छोटा है। अगर आपने लोन लिया 20 लाख का, तो आपको लगता है कि आप 1 साल में चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, तो वो आपका क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसको याद रखने की ट्रिक ये भी है, करंट मतलब इसी साल, और नॉन करंट मतलब इस साल नहीं चुकाना, अगले साल के बाद आपको चुकाना है। क्लियर। आते हैं एसेट के ऊपर। एसेट्स क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है कि एसेट्स होती क्या है। तो आपको याद रखना है, एसेट का मतलब है जो फ्यूचर में बेनिफिट दे। अभी से याद रखना, फ्यूचर बेनिफिट जो आपको फ्यूचर में आने वाले समय में फायदा देती है, वो सारी की सारी एसेट्स होती है। एसेट्स क्या होती है, जैसे सोनू यहाँ पे बिजनेस चला रहा है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें आगे चल के फायदा देने वाली हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस में, जिसको वो एसेट का नाम दे रहा है। अब ये जो एसेट होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि एक होती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, जैसे सोफा, फर्नीचर हो गया, या फिर कोई मशीनरी हो गई, आप इसको देख भी सकते हो,
तो वो क्या है आपकी टेंजिबल है। इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, ना देख सकते ना छू सकते, सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ है। जैसे कि गुडविल, अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, दैट मीन्स वो क्या है, वो गुडविल है, इंटेंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो क्या? नहीं, उसको सिर्फ फील कर सकते हो। पेटेंट ट्रेडमार्क के सारे एग्जांपल हैं इंटेंजिबल एसेट के। उसके बाद है करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती है? तो करंट एसेट वो वाली एसेट्स होती हैं जो कि जिसका पर्पस जो होता है कन्वर्जन इनटू कैश, जो जल्दी से कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दे। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डेटर्स, क्लियर, रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम, बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो ये हमारे क्या है, हमारे करंट एसेट का ही पार्ट है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं बेसिकली उसका पर्पस कोई बेचने का नहीं होता, रीसेलिंग का नहीं होता, जो कि हमें फ्यूचर में फायदा देती है। जैसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, ये सारी की सारी क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, जिसका पर्पस हमें बेचने का नहीं है, जो हमें फ्यूचर में फायदा देने वाली। जैसे इन्वेस्टमेंट है, कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी हो गई, तो वो भी क्या है, नॉन करेंट एसेट का ही पार्ट होती है। और जैसे मशीनरी है, आपने मशीनरी क्यों खरीदी है? तो मशीनरी आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदी है, फ्यूचर में फायदा दे रही है। उसके बाद फिक्सटीरियस एसेट्स कौन सी होती है? फिक्सटीरियस एसेट्स वो वाली एसेट्स होती हैं जो कि हमारी ना तो टेंजिबल होती है ना इंटेंजिबल होती है। इसका एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DRE लिखा है मैंने। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर चलाने के लिए आपने आज हो सकता है 10 या 20 लाख रुपए खर्चा कर दिया और आपको लग रहा है कि आपका खर्चा है ना, बिल्कुल, लेकिन आपको फ्यूचर में फायदा देगा ना कि आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया और फिर बहुत सारे बच्चे लाइन लग जाएगी बच्चों की, तो वो क्या है, फिक्सटीरियस एसेट का ही एग्जाम्पल है। ऑल क्लियर? मैंने आप देखो एक स्टोरी की मदद से आपको कितना कुछ समझा दिया, एसेट लायबिलिटी सब क्लियर करवा दिया। आओ नेक्स्ट पेज पे समझें और क्या चीजें रह गई हैं। अब हम समझते हैं रिसिप्ट क्या होती हैं। रिसिप्ट हमारी दो पार्ट्स में कैटेगराइज करी गई हैं, एक होती है RR, एक होती है CR। RR मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो वाली होती हैं जो कि हमें पैसा रिसीव होता है कोई भी गुड्स बेच के या कोई सर्विस दे के, या दोनों भी हो सकती हैं, तो वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर? और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो रेवेन्यू नेचर की नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जो रेवेन्यू को छोड़ के सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनती है। और इसका एग्जांपल है, मैं बताती हूँ कैसे पता लगेगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, जो भी हम या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ा दे या तो हमारी एसेट को कम कर दे, वो सारी की सारी क्या होती है, करंट रिसिप्ट होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल होता है हमारा सेल ऑफ गुड्स, हमने सामान बेचा और हमें बदले में पैसे मिल गए, तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लो कोई मालिक ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है कैपिटल में, तो वो क्या है, बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हमने कोई एसेट है वो बेची है, जैसे मशीनरी बेची है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट लोन, ये सारी क्या है, इससे क्या है, या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी या तो एसेट कम हो रही है। अगर एक बात बताओ, हमने एसेट को बेच दिया तो इससे हमारी एसेट कम हो रही है ना, तो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, क्योंकि पैसा आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है एक्सपेंस। पहले एक्सपेंडिचर समझेंगे फिर एक्सपेंस समझेंगे होता क्या है। एक्सपेंडिचर से मतलब होता है कि या ये एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड हो जाती है जब भी आप कोई एसेट को एक्वायर करते हो या कोई गुड्स है या सर्विस को। जैसे ये कैपिटल, इसमें दो आते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू होता है, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो मैंने आपको अभी समझा दिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल से मतलब है अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड। इसके अंदर क्या होता है, लाइबिलिटी इनकर्ड हो जाती है, किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जबकि रेवेन्यू में क्या होता है कि आपने अमाउंट स्पेंड किया, लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस से आपको याद रखना है, यहाँ पे लाइबिलिटी इनकर्ड हो जाती है, यहाँ भी आपकी लाइबिलिटी इनकर्ड होती है। बट किस में होती है, या तो आपने कोई गुड्स खरीदा है या फिर कोई सर्विस को परचेज किया है, टेकन और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो वो आपका सारा एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। दोनों के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमने कोई मशीनरी को परचेज किया सामान बनाने के लिए, तो वो क्या है, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगा और बेनिफिट भी दे रहा है, लेकिन खर्चा आज हुआ है तो हमें एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम लोगों ने कोई हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की सामान बन रहा है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना, वहाँ का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, ये सारे क्या है, रेवेन्यू है, जो डे टू डे के हमारे काउंट हो जाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा रेवेन्यू नेचर का होता है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं मोर देन 1 ईयर। ऑल क्लियर? और इसमें DRE एग्जांपल हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा था। एक्सपेंस क्या होता है, दो तरीके से होता है। खर्चा, एक्सपेंस मतलब खर्चा। अब खर्चा कैसे होता है, जब आप रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा करते हैं, जैसे कि कैश पेमेंट कर दिया आपने, सैलरी, वेजेस, रेंट,
डेप्रिसिएशन हो गया, कोई पैसा डूब गया, ये सारे क्या है, आपके खर्चे ही तो हैं। एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को समझो अच्छे से। प्रीपेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ पहले से पे कर दी गई है तो वो प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पे नहीं करी गई है। जैसे मान लीजिए प्रीपेड में क्या है कि कोई ट्यूशन फीस का एग्जांपल ले लो कि हम लोगों ने पहले ही वो चीज़ पे कर दिया लेकिन सर्विस हमें बाद तक मिलती रहेगी, तो वो प्रीपेड है। और आउटस्टैंडिंग क्या है कि पूरा काम कर दिया, पैसा भी नहीं मिले, बाद में मिलेंगे, तो वो आउटस्टैंडिंग है। ऑल क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम क्या होता है। जैसे कि यहाँ मैं सोनू का एग्जांपल लूँ तो वो इतना सारा काम कर रहा है चीज़ों को, अगर वो कोई सामान यहाँ बना रहा है, सपोज शर्ट बना रहा है, पैंट बना रहा है, तो इतने सारे खर्चे तो उसको करने पड़ेंगे ना, मतलब एक्सपेंडिचर करेगा, बहुत सारे खर्चे करेगा, जब भी जाके उसके हाथ में कुछ इनकम आएगी। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, जितने भी हमारे रेवेन्यू है, मतलब जो हमने रेवेन्यू कमाया है, यहाँ ऊपर समझा था रेवेन्यू और नीचे समझा हमने एक्सपेंस, सॉरी यहाँ पे ये रहा एक्सपेंस, ठीक है। तो रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंस माइनस कर देना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इनकम कितनी है। ऑल क्लियर। उसके बाद आती है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें परचेज की, परचेज जब वो सामान, जैसे मान लीजिए सोनू है, सोनू ने अपना बहुत सारा सामान बेचा और उसके बाद उसका सामान खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं से जाके वो हो सकता है कि वो ट्रेडिंग कर रहा हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए वो सामान को खरीदेगा, परचेज करेगा और फिर वो सामान को बेचेगा। क्लियर हो गया। तो परचेज होता है परचेज। उसके बाद आता है परचेज रिटर्न। क्या होता है परचेज रिटर्न? तो परचेज रिटर्न का मतलब जब भी सामान जो हमने खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, नाम से ही क्लियर है। परचेज रिटर्न, जो खरीदा वो वापस कर दिया, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ऑल क्लियर। उसके बाद आता है सेल। सेल क्या होती है, हमने सामान बेचा तो वो सेल है। सेल रिटर्न क्या होता है, जो भी हमने सेल करी थी वो सामान वापस आ गया, तो सेल रिटर्न। कितना ईजी है, आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। इसके एक्स्ट्रा नाम कभी कभी पूछ लेता है वो आपसे, आपको याद होना चाहिए। परचेज रिटर्न का एक नाम और है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, आरओ से याद रखना। जबकि हमारा सेल रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, रिटर्न इनवर्ड के नाम से, आर आई लिख दिया मैंने। ऑल क्लियर। उसके बाद गुड्स क्या होता है, अब समझते हैं गुड्स क्या होता है। जैसे सोनू है यहाँ पर और यहाँ मोनू है, तो मोनू का होलसेल का बिजनेस जैसे शर्ट्स वगैरह का काम है, तो सोनू ने मोनू से कुछ गुड्स लेकर आगे बेचे हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो सामान जो है उसी को गुड्स का नाम दिया गया है, जो कि हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं। उसके बाद आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो भी सामान जो है वो बिका नहीं तो वो बच गया, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोला जाता है। जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग आता है। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग में सामान था उसे ओपनिंग बोलते हैं, और जो लास्ट में जो बच जाता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग। ऑल क्लियर। जैसे कि मान लीजिए सोनू ने कुछ यहाँ पे 10 शर्ट खरीदी थी, 10 जो खरीदी थी उसे ओपनिंग बोलेंगे, और 10 में से सपोज 8 बिक गई, 2 रह गई, तो जो 2 रह गई वही क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी अमाउंट रिसीव करना, या तो कोई सामान बेच के या सर्विस दे के, या दोनों भी हो सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, हमने ट्रेड किया और बदले में रिसीव मतलब रिसीव से याद रखना कि हमने कोई भी गुड्स या गुड्स एंड सर्विसेज, जीएस से याद रखना, सामान बेचा या सर्विस दी, उससे हमें पैसा रिसीव हो गया। तो जैसे सोनू ने आगे सामान बेचा तो उसको पैसे मिले, तो वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। उसके बाद आता है, अब हम समझते हैं सोनू और मोहन के बीच का क्या रिलेशन है। तो जो सोनू है, अब सोनू ने सामान जो है वो मोहन से खरीदा है, उधार पे खरीदा है। अगर कोई भी मालिक कोई भी गुड्स या सर्विस उधार पे लेता है और पैसे बाद में देने की बात करता है, तो मालिक के लिए वो चीज़ क्या कहला जाती है, क्रेडिटर्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आता है वाउचर्स। क्या होते हैं वाउचर, हमें और डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना समझ लो एक एविडेंस होता है। जैसे आप कोई सामान पे दुकान पे जो है सामान लेने जा रहे हो और उसका आपको एक बिल मिलता है, तो वही क्या है, एक एविडेंस रखते हो आप। ऐसे बिजनेस में तरह तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, सामान खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, तो हम उसके बिल इकट्ठे कर रहे हैं ताकि वो एज अ एविडेंस बाद में काम आ सके, तो उसे को हम वाउचर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। क्या होती है, जैसे मान लो सोनू ने यहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स खरीदी थी और उसकी जो कॉस्टिंग है खरीदने की 500 रुपये है, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है ट्रेड्स पेबल। क्या होता है और बिल रिसीवेबल होते क्या है। अगर आपको क्रेडिटर और डेटर क्लियर है तो ये भी आराम से समझ आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज, यानी कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, यानी कि जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं या बिल्स पेबल हैं, दोनों को मिलाते ही हम ट्रेड पेबल्स हमारे बन जाते हैं। उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल्स। क्या होते हैं, तो बिल रिसीवेबल नाम से क्लियर है, रिसीवेबल यानी कि जो भी हमने सामान, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में रिलेट करती हूँ, जैसे सोनू ने राज को अपना सामान दिया था और जो भी सामान है वो एक स्पेसिफाइड डेट पे बताएगा कि हाँ जी मैं आपका पैसा इतने दिन में इस डेट पे दूंगा, तो वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल है कि स्पेसिफाइड डेट पे उस पैसे को मिलना ही बिल रिसीवेबल कहलाता है।
तो देखो यहाँ पे सोनू और प्रिया, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिया जो है वो सोनू की दुकान पे शर्ट स्लीव वगैरह या टॉप वगैरह खरीदने आ रही है। तो वो बोलती है ठीक है मैं तो ले लूंगी, लेकिन भैया डिस्काउंट कौन देगा? तो सोनू बोलता है रुको रुको मैं आपको डिस्काउंट जरूर दूंगा। तो कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं, इस डिस्काउंट को समझेंगे। सबसे पहला होता है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें रिडक्शन हो जाना, उसके प्राइस को कम कर देना। डिस्काउंट वर्ड तो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट क्लियर हो गया कि प्राइस में आपको कमी मिलेगी, यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर 1000 रुपये की है तो उसमें डिस्काउंट हो जाएगा, अगर 10% है तो 100 रुपये कम हो जाएगा, 900 रुपये की शर्ट पड़ जाएगी। ऐसे अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स आप लोग देखते हैं जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं। तो ट्रेड एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश और एक होता है रिबेट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है रिडक्शन अलाउ इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जब परचेजर सामान को खरीद रहा है तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे 10%, 20 आप देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब है अगर हम टाइमली पेमेंट करते हो, उसने बोला कि आप अभी पेमेंट करोगे, तो प्रिया बोलती हाँ मैं अभी कर दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है अगर आप अभी करोगे, पहले उन्होंने बोला 10% तो आपको मिलेगा मिलेगा, तो बोलती नहीं और भी चाहिए मुझे डिस्काउंट। तो उसने बोला ठीक है अगर आप अभी पेमेंट कर देते हो सारी तो मैं आपको 10% और दे दूंगा। तो वो क्या हो गया हमारा कैश डिस्काउंट हो गया, यानी कि टाइमली पेमेंट करना, उसी टाइम पेमेंट करना और भी डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद होता है रिबेट। तो रिबेट आपको याद रखना है बाजार से, जैसे अलग अलग जैसे आपकी वीकली मार्केट लगती है, जैसे किसी का मंगल बाजार, किसी का संडे बाजार, ऐसे अलग अलग जो बाजार वगैरह लगता है उसमें रिबेट का मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है। जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, यानी कहने का मतलब यह है 1000 रुपये की चीज़ बोलते बोलते वो लोग 200 रुपये पे आ जाते हैं बार्गेनिंग करते करते, तो उसे हम रिबेट बोलते हैं। ऑल क्लियर है। जैसे प्रिया है, प्रिया ने जो है वो किसी और दूसरी मार्केट में गई है और वहाँ पे 1000 रुपये बता रहे थे, 200 रुपये तक वो आ गए, तो वो क्या है? रिबेट है। ऑल क्लियर है। नेक्स्ट आता है, सारी टर्म्स करा दी गई हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचता है, जैसे माही है। क्लियर है। तो सोनू की दुकान पे प्रिया के बाद एक लड़की और आती है जो 2-3 चीज़ें खरीद के जाती है उसकी दुकान से, टॉप बैग वगैरह खरीदती है, बट जो है वो पैसा जो है वो बोलती है मैं बाद में दूंगी। तो वो सोनू जो है ट्रस्ट करके सामान उसको दे देता है, बट बहुत टाइम तक उसकी दुकान में नहीं आती है, वहाँ से गुजरती भी है बट उसके पैसे नहीं देती, तो उसका जो पैसा है वो डूब जाएगा। उसको लगता है मेरा पैसा डूब जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ऑल क्लियर। उसके बाद लास्ट टर्म बची है, अगर मान लीजिए सोनू ने अपना सारा सामान ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट करके देता रहा और पैसे उसको नहीं मिले, या और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसमें वो एक टाइम पे आके इंसॉल्वेंट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है। दिवालिया क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर उसका हर एक चीज़ बिक जाएगी, अ पर्सन और एंटिटी अनेबल टू पे इट्स, अगर वो अपना कर्जा तक भी नहीं चुका पाता तो उसे हम इंसॉल्वेंट का नाम दे देते हैं। और सॉल्वेंट मतलब कि वो अपने ऐसी पोजीशन में है कि अपना कर्जा चुका सकता है। जब वो कर्जा चुका सकता है, अगर उसके सर पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है सोनू के कुछ टाइम चल के, तो वो उस कर्जे को अगर चुका सकता है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट है। अगर वो नहीं चुका पाया तो उसे इंसॉल्वेंट का नाम देंगे। बाकी सब कुछ मैं टर्म ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ, अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच।